डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भू आकृति विज्ञान और इसमें हमारा अध्ययन टॉपिक है इरोजन साइकिल अकॉर्डिंग टू डेविस एंड पेंक, यानी कि डेविस और पेंक के अनुसार अपवर्तन चक्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे डेविस का अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र का, इरोजन साइकिल अकॉर्डिंग टू डेविस। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं सामान्य परिचय, क्योंकि यदि हम दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें सामान्य परिचय और निष्कर्ष देना या प्रस्तावना और निष्कर्ष देना आवश्यक होता है ताकि पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए पहले प्रस्तावना देखते हैं। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में अपवर्तन चक्र यानी कि भौगोलिक चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया और बताया कि भौगोलिक चक्र जो है समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन यानी कि समतल मैदान बन जाता है या उसमें बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पेनीप्लेन कहा है इन्होंने। इस तरह डेविस ने स्थिर रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया है और उन्होंने बताया है कि स्थिर रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम और समय, इन तीन चीजों की प्रभाव पड़ता है। इसे क्या कहा गया है? संरचना, प्रक्रम और समय को डेविस का त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, डेविड का त्रिकूट के मतलब क्या है या डेविड के त्रिकूट से क्या मतलब है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो उसमें आपको संरचना, प्रक्रम और समय, ये तीन चीज को याद रखना है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थिर रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। ये उनका कोटेशन है, एक अवधारणा है जिसे एग्जाम में पूछ देते हैं। तो ये कोटेशन एग्जाम में लिख कर दे देंगे और साइड में इसका लेखक कौन है, इस प्रकार से, या ये कोटेशन किसने दिया है या यह कथन किसने दिया है, इस प्रकार से आपसे पूछेंगे। इसके बाद है इन तीन कारकों संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। जो हम पहले अभी बताए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले कि डेविस के त्रिकूट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो संरचना, प्रक्रम और समय को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। डेविस का जो सामान्य सिद्धांत है वो यह है कि स्थिर रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रारंभिक समय में स्थिर रूप का क्या होता है? उत्थान होता है। इसके बाद थोड़ी समय के बाद क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसके बाद लंबे समय के बाद उसमें क्या हो जाता है? वो समतल मैदान बन जाता है, जिसे डेविस ने क्या कहा है? पेनीप्लेन के नाम से पेनीप्लेन नाम दिया है। और इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है स्थिर रूपों का जनिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना था। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय, बढ़िया सा एक प्रस्तावना। अब इसका हम अध्ययन करते हैं उसके उत्थान तथा अपवर्तन, उसके फर्स्ट प्रथम अवस्था वगैरह का उत्थान तथा अपवर्तन के बारे में डेविस ने क्या कहा है। डेविस का अपवर्तन चक्र स्थल कण में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है और उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब उत्थान चलता रहता है इसके बाद क्या होता है? अपवर्तन प्रारंभ नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है इसके बाद अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पेंक महोदय ने क्या कहा आपको पता है? उत्थान और अपवर्तन एक साथ प्रारंभ होता है, ये बोला है। और सेकेंड अवस्था में वो तीव्र गति से जो अपवर्तन कार्य है वो पूर्ण होता है, ये। लेकिन डेविस का मतलब क्या है? उत्थान पहले होगा, इसके बाद में अपवर्तन होगा, ये कहा है डेविस महोदय ने। तथा वह चक्र अंत तक चलता रहता है और इस उत्थान तथा अपवर्तन कभी साथ साथ नहीं चलते, बोला है। ये देखिए, डेविस का मानना है कि उत्थान और अपवर्तन कभी एक साथ नहीं होता, जबकि उत्थान और अपवर्तन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसकी आलोचना की गई है इसी टॉपिक पर, आगे पता चलेगा आपको। डेविस का यह मत क्या है? बहुत ही भ्रामक है, क्योंकि प्रकृति में अपवर्तन और उत्थान की समाप्ति की प्रतीक नहीं कर सकता, यानी कि उत्थान और अपवर्तन एक साथ ही चलते रहता है और उसकी समाप्ति का कोई स्थान ही नहीं है। अब हम अध्ययन करते हैं डेविस के जो अपवर्तन चक्र है, भौगोलिक चक्र है, उसका ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। तो चलिए देखते हैं। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। अब उनके जो अपवर्तन चक्र है उनकी मान्यताएं कौन कौन सी है, इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है स्थिर रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारंपरिक क्रिया का प्रतिफल होता है। अंतर्जात बल के अंतर्गत क्या आ जाता है? आपके ऊपरी मुखी बल और जो पर्वत निर्माणकारी बल वगैरह होते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। अंतर्जात में भूकंप वगैरह हो जाता है, ये सभी इसमें आ जाते हैं।
और वही जल बल वगैरह क्या है, आपके नदी जल और हिमानी वगैरह है, वायु वगैरह है, ये बहिर्जात कारकों में आ जाता है। फिर सेकेंड टॉपिक है इसमें, स्थिर रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थलों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। अर्थात क्या होता है, स्थिर रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। फिर तीसरा है उनकी मान्यता है, नदियाँ तब तक अपनी घाटी को गहरा करती है जब तक कि वे प्रवीण या क्रमबद्ध न हो जाए, और इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदी क्या करती है, पार्श्विक अपरदन करती है और उसके द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करते हैं। नदियाँ क्या करते हैं, प्रारंभ अवस्था में ये अपने तली को अपरदन करते हैं, ये जो तली है इसको अपरदन करती है। फिर सेकेंड अवस्था में क्या करती है, वो क्षैतिज अपरदन करती है, जैसे कि ये इस प्रकार से ये साइड को भी अपरदन करने लग जाएगी। प्रारंभ में केवल ये नीचे को ही अपरदन करती है, जिसकी वजह से एक वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, एकदम सकरा गहरा टाइप का। इसके बाद वो क्या करता है, ये साइड जो है उसको भी अपरदन करना प्रारंभ कर देती है, जिसे क्षैतिज अपरदन कहा जाता है या पार्श्विक अपरदन कहते हैं। ये उसकी तीसरी मान्यता है। इसके बाद है चौथी मान्यता है, स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण होता है, यानी कि स्थलखंड का जो उत्थान होता है वो बहुत ही कम समय में ही तीव्र गति से हो जाता है। तथा डेविस ने यह भी व्यक्त किया है कि परिस्थितिवत अन्य स्थिति में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है, यानी कि किसी भी कारणवश किसी अन्य स्थान पर मंद गति से भी हो सकता है, ये माना है उन्होंने। इसके बाद पांचवा इसकी मान्यता है, जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपरदन प्रारंभ नहीं होता। ये इनकी मूल आलोचना की कारण है, क्योंकि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो पाता तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होगा, यह कहा है। जबकि उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ होते हैं। जो नदी होती है वो अपरदन करते हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद भी लाते हैं, तो कहीं पर क्या करते हैं वो अवसाद छोड़ देते हैं और कहीं कहीं पर वो अपरदन करते चलते हैं। तो ये क्या है, उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ ही होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं, थोड़ा सा छोड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक बड़ा ही जो अवसाद है उनका जमा हो जाता है, तो वो उत्थान होते रहता है। लेकिन इसमें इसको नकार दिया है डेविस ने पूरी तरीके से, इसलिए इनकी आलोचना हुई है। डेविस ने अपने अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र मॉडल को आरेख या ग्राफ द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने ग्राफ में दो वक्र, ऊपरी वक्र और निचला वक्र खींचा है। एक वक्र उनका ऊपरी है और एक निचला वक्र खींचा है उन्होंने इस प्रकार से। और इसमें क ख लंबवत रेखा के सहारे स्थलखंड की ऊंचाई और क्षैतिज रेखा क ग के सहारे दर्शाया है, और कख जो रेखा को अपरदन का धरातल माना है। तथा डेविस ने नदी को प्रक्रम अपरदन के रूप में मानकर उन्होंने अपरदन चक्र की 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। यानी कि जो डेविस का जो अपरदन चक्र है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है इसके देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था है तरुणावस्था, द्वितीयक अवस्था जो है वो है प्रौढ़ावस्था और तृतीयक अवस्था है वो है जीर्णावस्था। तो इनमें किस किस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसकी विशेषता देखते हैं। जो तरुणावस्था है ये प्रारंभिक अवस्था है नदी अपरदन की। इसमें क्या होता है, डेविस के अनुसार इस अवस्था में केवल स्थलखंड का उत्थान होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड अवस्था। तो जो द्वितीय अवस्था है इसमें क्या होता है, इसमें इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है और अपरदन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से जो उत्थान की क्रिया है वो समाप्त हो जाता है। तथा क्या होता है, अपरदन कार्य जो है तीव्र गति से चलता है। पहले तीव्र गति से उत्थान कार्य, फिर तीव्र गति से अपरदन कार्य। इस अवस्था में पार्श्विक अपरदन अधिक होता है, जिससे क्या होता है, जो नदी घाटी है वो चौड़ी होती है ना कि सकरी, अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया में घाटी का चौड़ा होना ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद है जीर्णावस्था, यानी कि तृतीय अवस्था है। इस अवस्था में पार्श्विक अपरदन तथा घाटी के चौड़ा होने के कार्य जारी रहता है, परंतु इस अवस्था में क्या होता है, लंबवत अपरदन की तुलना में क्षैतिज अपरदन अधिक होता है, जिसकी वजह से इस अवस्था में क्या होता है, समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है या आकृति विहीन हो जाता है, जिस पर क्या होता है, नदियां विस्तृत बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। इसे समतल मैदान कहा जाता है। डेविस ने इसे पेनी प्लेन के या संप्रदाय मैदान का नाम दिया है। तो यह डेविस का अपरदन चक्र की 3 अवस्थाएं। इस प्रकार डेविस का अपरदन चक्र 3 अवस्थाओं से होकर पूर्ण होता है। डेविस के अपरदन चक्र संकल्पना की मूल्यांकन देखते हैं, उसके प्रभावी पक्ष और उसके आलोचना पक्ष, ये दोनों का अध्ययन करेंगे। ये इसका मूल्यांकन है। डेविस के अपरदन चक्र का ये प्रभावी पक्ष है, यानी कि उसके पक्ष में प्रमाण है, ये उसकी मूल्यांकन देख रहे हैं अभी। अब
उसके पक्ष में फर्स्ट प्रमाण है, डेविस का मॉडल या सिद्धांत अत्यधिक सरल और व्यवहारगत है। यानी कि ये क्या लगता है, अध्ययन करने में अत्यधिक सरल भी है और व्यवहारिक भी लग रहा है हमको। इसके बाद है, डेविस ने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक एवं सशक्त शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों का ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लिया है। यानी कि डेविस का भी जो देखे हैं हम 3 अवस्था, वो क्या करते हैं, हमें आसानी से अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है उन पर, ये कहा गया है। फिर है, ब्रायन महोदय का कहना है कि डेविस की निर्बल एवं सुस्पष्ट भाषा के नशे में लोग अभिभूत हो गए हैं। ये उसके पक्ष में प्रमाण है। फिर है, डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से पर्याप्त परिणामों पर आधारित है। और फिर नेक्स्ट है, डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया गया है। यानी कि तत्काल जो विचारधारा या अवधारणा विकसित करते हैं, उनको ये क्या प्रदान किया है, उनको संप्रभुता प्रदान की है, यानी कि उनको सपोर्ट किया है। इसके बाद है, डेविस के सिद्धांत में मरुस्थलों के विकास से संबंधित भावी कथन, जैसे कि भविष्यवाणी तथा पिछली घटनाओं की पुनर्चक्रणा दोनों की सामर्थ्य है। यानी कि इसमें भविष्यवाणी ये कहा गया है कि नदी क्या करते हैं, पहले उत्थान होता है, इसके बाद उसके क्या होता है, नदी अपनी घाटी को चौड़ा करता है या पर्दन होता है, यानी कि इसके बाद क्या होता है, वो समतल मैदान में बदल जाता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या है, एक प्रकार की भविष्यवाणी के प्रकार का इसको व्यवस्थित किया है। ये इसके प्रमाण में पक्ष हो गया, यानी कि इसके पक्ष में प्रमाण। अब देखते हैं उसकी आलोचना क्या है, यानी कि उसके विपक्ष में कौन कौन सी तथ्य है। तो डेविस ने अपनी जो संकल्पना है उसमें सरलता के लिए माना कि पूर्णतः उत्थान हो जाने के बाद ही अपर्दन प्रारंभ होता है, परंतु वास्तव में क्या होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं पहले भी बताया था कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं, वो अलग अलग नहीं चलते। उत्थान और, लेकिन डेविस ने क्या कहा, उत्थान अलग है और अपर्दन अलग है। उत्थान पहले होता है, इसके बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। जब तक वो उत्थान पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होगा, ये कहा है। इसी वजह से इसकी आलोचना हुई है इस तथ्य पर। फिर सेकेंड है, उत्थान भी एक लंबी प्रक्रिया है, शायद ही उत्थान कभी इतनी तीव्र गति से होता है। ये सेकेंड इसका मेन पॉइंट है। जो डेविस महोदय है उन्होंने कहा कि जो उत्थान होता है वो तीव्र गति से कंप्लीट हो जाता है, ये कहा है। प्रथम अवस्था में उत्थान तीव्र गति से कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। इसके बाद द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाता है, जो कि क्षैतिज अपर्दन या पार्श्विक अपर्दन करता है, जिससे घाटी चौड़ी होती है। तो ये भी उनके विपक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। फिर है, डेविस का अपर्दन चक्र पूर्ण होकर उचित स्थान, स्थलखंड या संप्रदाय मैदान बन जाता है, परंतु अपर्दन चक्र के पूरा होने के लिए इतनी लंबी अवधि तक किसी स्थलखंड का स्थिर बना रहना क्या है, संभव नहीं है, ये कहा गया है। ये इसके विपक्ष में एक और प्रमाण हो गया। तो ये हो गया डेविस का अपर्दन चक्र, और पेंग का जो अपर्दन चक्र है वो आकृति चक्र है। हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।